Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In our today's video, we are going to discuss about section 136 of Indian Evidence Act. This section basically talks about judge to decide as to admissibility of evidence. अब जो भी पार्टीज़ हैं, हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़ा अंडर सेक्शन 5 to 55 चैप्टर 2 में. उसके बाद हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होता है. ये सब हमने क्यों देखा? सो एज टू डिटरमाइन कि कौन से फैक्ट्स हम कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस. ठीक है. अब यहाँ पर इशू क्या आता है कि जज कौन से एविडेंसेस को एडमिसिबल करेगा. पार्टीज आर प्रपोजिंग टू प्रूव सर्टन फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट एंड वेदर दोज फैक्ट्स विल बी एडमिटेड एज एविडेंस और नॉट, दिस इज सोली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, टू द डिस्क्रिशन ऑफ जजेस. सो नाउ यहाँ पर पहला पॉइंट जो सेक्शन 136 बोलता है कि व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट देन जज में आस्क द रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस. अगर सपोज दो पार्टीज़ हैं, पिटिशनर रिस्पोंडेंट दो पार्टीज़ हैं और दोनों पार्टीज़ अपने अपने एविडेंसेस प्रपोज कर रही हैं कोर्ट में, तो उस केस में जज उनसे पूछ सकता है कि कौन सा एविडेंस, क्या उनका एविडेंस रेलेवेंट है. रेलेवेंसी विल बी चेक्ड एज पर सेक्शन 5 to 55 अंडर चैप्टर 2. अगर वो एविडेंस रेलेवेंट है देन इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि एविडेंस रेलेवेंट है. अगर वो है रेलेवेंट तो उसके बाद फिर आप उस एविडेंस को प्रूव करके उसको एडमिसिबल कोर्ट कर लेगा. तो इफ इट इज़ प्रूव्ड देन दैट इट इज़ रेलेवेंट देन जज शुड एडमिट द एविडेंस. If it is not proved that it is relevant, then judge should not admit the evidence. तो यहाँ पर admissibility is solely dependent on relevancy. Coming on to second point, if one fact proposed to be proved is admissible only upon the proof of another fact, then such other fact should be proved first. इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको किसी दूसरे फैक्ट को प्रूव करना जरूरी है तो कोर्ट ये बोलेगा कि पहले आप उस दूसरे फैक्ट को प्रूव करो क्योंकि उस पर आपका पहला फैक्ट बेस्ड है. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर दो फैक्ट्स की बात हो रही है. दो फैक्ट साइमल्टेनियसली इंटरलिंक्ड हैं जिसमें से पहले फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको दूसरा फैक्ट प्रूव करना जरूरी है. तो आप पहले दूसरा फैक्ट प्रूव करो, उसके बाद पहले वाले फैक्ट पे आना, ये बोलता है कोर्ट कि. तो अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज if any relevant fact, RF stands for relevant fact, if any relevant fact is proposed to be proved using dying declaration under section 32, then the fact that person is dead must be proved by the person first before proposing to prove relevant fact using his dying declaration. अगर कोई dying declaration के बेसिस पे कोई फैक्ट प्रूव करना चाह रहा है कोर्ट में, तो क्योंकि यहाँ पर ये डाइंग डिक्लेरेशन वाला फैक्ट किस पे बेस्ड है, इस फैक्ट पे बेस्ड है कि वो पर्सन डेड है, वो पर्सन मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है. तो यहाँ पर पहले कोर्ट बोलेगा कि आप ये प्रूव करो कि वो पर्सन मर गया है. अगर वो मर गया है, ही इज़ डेड, देन इन दैट केस देन आफ्टर दैट यू कैन प्रूव द फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज डाइंग डिक्लेरेशन. तो यहाँ पर ये इंटरलिंक है कि पहले उसको ये बताओ कोर्ट को कि वो मर गया, उसके बाद बताओ कि उसने डाइंग डिक्लेरेशन में क्या बोला. Coming on to the second example, if it is proposed to prove the content of document by its duplicate copy, then the fact that original is lost must be proved by that person first before copy is produced. अगर आप डुप्लीकेट कॉपी से कुछ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रूव कराना चाह रहे हो कोर्ट में, तो कोर्ट बोलेगा कि पहले आप ये प्रूव करो कि आपकी ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट हो गई है. एंड आफ्टर यू प्रूव दैट योर ओरिजिनल कॉपी इज लॉस्ट, then after that you can produce the duplicate copy of the same. Moving on to the third point, that is if the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact, there the judge has the discretion to allow the evidence in any sequence. However, subsequently evidence also to be taken for the second fact if first fact is proved. तो यहाँ पर ये पॉइंट इस बात को लेकर इंपॉर्टेंट है कि अगर रेलेवेंसी है एक एलेज फैक्ट की जो डिपेंडेड है ऑन द अनदर एलेज फैक्ट, देन यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया है कि वो उसका सीक्वेंस डिसाइड कर ले कि फर्स्ट एलेज फैक्ट प्रूव करना है पहले या सेकंड एलेज फैक्ट प्रूव करना है पहले. सो अब यहाँ पर प्रूफ दोनों ही होंगे, बट कौन सा पहले प्रूव करना है दैट वुड बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज. अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए विच इज सेड टू हैव बीन द कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू. देयर आर सेवरल इंटरमीडिएट फैक्ट्स दैट इज बी सी डी विच मस्ट बी शोन टू एग्जिस्ट बिफोर फैक्ट ए कैन बी रिगार्डेड एज कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू. यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर एक फैक्ट ए है सपोज विच इज़ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू का कॉज एंड इफेक्ट है फैक्ट ए, बट फैक्ट ए के साथ फैक्ट बी सी डी भी उस पर इंटर रिलेटेड हैं. तो यहाँ पर कोर्ट बोल सकता है कि या तो आप पहले फैक्ट बी सी डी प्रूव करो उसके बाद ए को प्रूव करना, या फिर कोर्ट ये भी बोल सकता है कि आप पहले फैक्ट ए को प्रूव करो उसके बाद बी सी डी को प्रूव करना. सो दिस वे
सीक्वेंस कोड डिसाइड कर सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ बात करेंगे कुछ और सेक्शंस के बारे में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।